नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और स्मृति ईरानी ने अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। कई राजनीतिक के जानकारों का कहना है कि कांग्रेस 1981 के उपचुनाव वाला प्लान अमेठी के लिए इस बार अपना सकती है। 81 में हुए लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस ने जिस दिन राजीव गांधी को अमेठी से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था, उसी दिन उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया था। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जन सैलाब, हर तरफ समर्थकों का हुजूम, हर हाथ में बीजेपी का झंडा, सभी की जुबान पर एक ही नाम, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। इस भीड़ को देखकर किस नेता के चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी। समर्थकों का जोश और उत्साह की खुशी को बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के चेहरे पर देखा जा सकता है। उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है चुनाव जीतने से पहले उन्होंने मैदान जीत लिया है। अमेठी देश की एक ऐसी सीट है जिस पर पूरे देश की नजर है। स्मृति ईरानी ने अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले उन्होंने 2 किलोमीटर का रोड शो किया। खुली जीप में उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके पति जुबिन ईरानी भी मौजूद रहे। रोड शो में स्मृति ईरानी पर लोगों ने जगह जगह फूल बरसाए। स्मृति ईरानी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़े पर डांस करते नजर आए। रास्ते में जगह जगह बुलडोजर लगाए गए। ये वो क्षेत्र है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयघोष किया था कि हम क्षेत्र में बदलाव की दृष्टि से अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। इन 5 वर्षों में जो अमेठी को सेवा का मौका इस लोकसभा क्षेत्र में मिला, हमने 1,14,000 घर प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में बनते देखे। 4 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार अमेठी में शौचालय मिला अपने घर में। 3,50,000 घरों में नल से जल आने लगा। 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला। 4 लाख से ज्यादा किसानों को इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हम सबने सम्मानित होते देखा। ये वो अमेठी है जिसमें पहली बार अमेठी के इतिहास में किसानों के लिए खाद की रैक भी उतारी नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते इसी गौरीगंज में खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर, पीठ पर लाठी पड़ते देखा इंडिया अलायंस का। एक तरफ जहां स्मृति ईरानी ने अमेठी से नामांकन पत्र भर दिया, तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। 2019 में राहुल गांधी की हार के बाद से कांग्रेस अमेठी से उम्मीदवार उतारने का साहस नहीं कर पा रही। स्मृति ईरानी के नामांकन के समय उमड़े जन सैलाब को देख राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जन सैलाब देखने के बाद कांग्रेस नेताओं का हौसला टूट गया होगा। कांग्रेस के सामने बड़ी समस्या है कि अगर दूसरी बार राहुल गांधी स्मृति से चुनाव हारते हैं तो उनका राजनीतिक करियर पर बहुत बड़ी चोट होगी। साथ ही गांधी परिवार की छवि पर भी बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा। अगर कांग्रेस किसी दूसरे शख्स को टिकट देती है तो स्मृति ईरानी के सामने उसकी जीत की संभावनाएं बहुत कम होगी। अगर उनकी हार होती है तो इसका सीधा असर गांधी परिवार की छवि पर पड़ेगा। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेठी के पास कांग्रेस की गले की हड्डी बन गई। उसको सूझ नहीं रहा कि क्या करे। अमेठी सीट पर राहुल गांधी को उतारे या किसी दूसरे को चुनावी रण में उतारे। इन दोनों में से जो भी हारेगा उसका सीधा असर गांधी परिवार पर पड़ेगा। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर लगी रहेगी कि कांग्रेस अमेठी में कौन सा दांव खेलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क।
तो अमेठी का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में कौन उतरेगा, राहुल गांधी या फिर वाड्रा या प्रियंका गांधी, क्योंकि मांग कहीं ना कहीं तीनों की ही है। लेकिन जो इंटरनल सर्वे किया गया है उसमें सबसे ज्यादा जो समर्थन मिला वो राहुल गांधी को मिला, 60 के पार है, जबकि प्रियंका गांधी को लगभग 29 या 30% के आसपास का समर्थन मिला। जो 5 विधानसभा क्षेत्र उसके भीतर आते हैं जैसे गौरीगंज, जगदीशपुर, इनमें से सभी जगह पर राहुल गांधी को बढ़त है, यानी कि सभी सीटों पर राहुल गांधी को पसंद करने वाले ही उसकी परसेंटेज ज्यादा है। तो ऐसे में उम्मीद यह जताई जा रही है कि राहुल गांधी ही चुनावी मैदान में आ सकते हैं, लेकिन अभी तक पर्चा दाखिल नहीं किया गया, ऐलान नहीं किया गया। आज स्मृति ईरानी अपना नाम जो है वो नामांकन जो है वो कर चुकी हैं। तो इसी के साथ ये तमाम सवाल है कि आखिर कांग्रेस कौन से फॉर्मूले को अपना रही है। क्या 1981 के उस फॉर्मूले को तो नहीं अपना रही है जब राजीव गांधी को उपचुनाव में उतारा गया था और नामांकन वाले दिन ही उनके नाम का ऐलान किया गया, तुरंत नामांकन भरा और चुनावी मैदान में आ गए। तो हो सकता है कि इस वाले पैटर्न पर चलने की कोशिश कर रही हो और इससे फायदा यह मिलेगा कि राहुल गांधी को लेकर जो उस क्षेत्र में विपक्षी पार्टियां या फिर बाकी पार्टियां जो निगेटिव पैटर्न को अपना सकती हैं या निगेटिविटी फैला सकती है, उसको रोकने की कोशिश हो सकती है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संदीप दुबे जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। हमारे साथ प्रकाश त्रिवेदी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अंकित प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। अंकित जी, आखिर इतनी देरी क्यों कि अभी तक कांग्रेस ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से अमेठी में कौन होगा? अंकित जी, अंकित जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 भाई साहब, दोबारा बोलिए एक बार अभी। हाँ अंकित जी, मेरा सवाल यह है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि अभी तक अमेठी जो आपका गढ़ माना जाता है, आपकी परंपरागत सीट रही है, उस पर अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है? देखिए, सीट इस वजह से हो रही है, हमारी पार्टी में डिस्कशन चल रहा है, हमारे अंदर चर्चाएं चल रही हैं और हम एक ऐसा कैंडिडेट वहां पर देंगे जो जीत कर आएगा, चाहे उसमें राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे वाड्रा जी हो। तो ये हमारे घर का मैटर है, ये किसी को हम ये तो नहीं है कि किसी को दिक्कत परेशानी, लेकिन कांग्रेस का हम ऐसा कैंडिडेट ला कर देंगे जो बीजेपी को हराकर, जो उन्होंने पिछले 5 साल में अमेठी का नुकसान किया है 10 साल में और लोगों को बहलाया फुसलाया है अपनी बातों में। और ये लेकिन अंकित जी 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने अमेठी का रुख ही नहीं किया, केवल 2 ही बार जा पाए। देखिए, राहुल गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता हैं और व्यवस्था के कारण राहुल जी नहीं जाए, लेकिन राहुल जी के दिल में अमेठी बसता है और लोग ये समझ रहे हैं। 2019 का चुनाव जब हम हारे थे तो वो बीजेपी की जो नीतियां थी, झूठ बोला था। आज देश में आप देखिए 2 चरण के चुनाव हमारे देश में हो चुके हैं और लोग समझ रहे हैं बीजेपी की नीतियों को। और आप देखिए कि गठबंधन के पक्ष में पूरा देश उठकर आ रहा है और गठबंधन की सीटें। लेकिन अगर अमेठी में विधानसभा के आधार पर भी देखा जाए तब भी आप नजर नहीं आते हैं। देखिए, विधानसभा और लोकसभा में फर्क होता है और इस बार राहुल गांधी जी अगर वहां से आते हैं तो निश्चिंत ही हमारी सीट नहीं, लेकिन जब से स्मृति ईरानी की वहां एक्टिविटी बढ़ी है उसके बाद से आपसे छीनकर उन्होंने बीजेपी के नाम वो सीट कर दी है 2014 के बाद से। देखिए मैं बता रहा हूँ, जब ये एक लहर चली थी नरेंद्र मोदी की, तो उसमें ये नहीं था स्मृति ईरानी, वो नरेंद्र मोदी जी की लहर में जीत गए थे। अब की बार स्मृति ईरानी जीत कर दिखाएं हमें, अब की बार जीत कर दिखाएं, अब की बार देखेंगे इनकी कितनी सीट है। लेकिन आपने तो अभी प्रत्याशी नहीं उतारा। नहीं, हम कह रहे हैं ना, हम अब 1-2 दिन में डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है संदीप जी, वो चैलेंज कर रहे हैं कि इस बार जीत कर दिखाएं। संदीप जी की आवाज नहीं आ रही है। संदीप जी आपकी तरफ से म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आपकी आवाज। मैं कहता हूँ स्मृति ईरानी दुर्गा की तरह है। आज अमेठी के लोगों में जो विश्वास जगा है, अमेठी के लोगों में घरों में पीने को पानी नहीं था, शौचालय नहीं था। मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं स्मृति ईरानी ने किया क्या? अरे नामदारों की सोच का नतीजा था कि वहां के लोगों को गरीब बना के और लंबे समय तक राज किया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि जो
माँ बहनों के पास छत नहीं थे, उन तक छत और घर पहुंचाने का सरकार ने काम किया। पहली बार ऐसा हुआ लाखों परिवार के पास पीने का पानी पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ घरों में शौचालय नहीं थे, शौचालय पहुंचाने का काम स्मृति ईरानी जी ने किया। एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ये कोई पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है विचारधारा की, विचारों की। राहुल जी हमारे दुश्मन नहीं है, कांग्रेस के मित्र हमें दुश्मन अपना बना लें, जो बातें कहनी है कह लें। हम तो दिल जीतने के लिए निकले हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन संदीप जी ये भी बताया जा रहा है कि लोगों में कुछ नाराजगी अमेठी में, संदीप जी ये भी बताया जा रहा है कि अमेठी में लोगों में कुछ नाराजगी इसलिए है क्योंकि संजय गांधी अस्पताल को बंद कर दिया बीजेपी ने, नहीं, और उसके लिए अदालत तक पहुंचना पड़ा। अस्पताल खोलने की बात कही है और बड़े अस्पताल हम वहां खोल रहे हैं, छोटे अस्पताल नहीं खोल रहे हैं। बहुत से अस्पताल ऐसे थे राणा जी कि अस्पताल के नाम पे चल रहे थे और माँ बहनों को कोई इलाज के नाम पे कोई सुविधा नहीं थी। उसमें सुविधा तो आप दे सकते थे ना, आपको अस्पताल बंद करने की जरूरत क्या थी? कि इसलिए कि वो संजय गांधी के नाम पर है? नहीं, संजय जी से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। संजय गांधी की तो पत्नी खुद हमारी पार्टी में है, सांसद हैं, और उनके जो पुत्र हैं वो भी हमारे पार्टी में सांसद रहे। व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती। देखिए, कभी कोई व्यक्ति राजनीति में आता है, वो क्या सोच के आता है? सोच के आता है कि लिखे तारीख गुलशन की तो हमें भी याद रखना, हमने भी लुटाए हैं चमन में आसियां अपना। स्मृति ईरानी जी वहां से सांसद बनी तो मूल चूल परिवर्तन आम आदमी के जीवन में कैसे हो, इस पे उन्होंने विशेष ध्यान दिया। कई चीजें ऐसी थी जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई थी। व्यवस्थाएं जब पंगु हो जाती तो व्यवस्थाओं को ठीक करने में भी समय लगता है। स्मृति जी ने वहां की व्यवस्थाओं को ठीक किया, पंगु हो गई व्यवस्था पे प्रहार किया। आज अमेठी अपने यश कीर्ति को पुनः पा चुकी है और गौरवान्वित महसूस कर रही स्मृति जी के वहां चुनाव लड़ने। प्रकाश जी, अभी तक कांग्रेस ने तो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन बसपा ने कर दिया है रवि प्रकाश मौर्य को। अब ओबीसी से वो आते हैं और अमेठी के अगर समीकरण को समझे तो सबसे ज्यादा वोट भी ओबीसी ही है। तो क्या ऐसे में रवि प्रकाश मौर्य का वहां होना किसको नुकसान पहुंचाएगा, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, इस समय जो ओबीसी की राजनीति है उसका जो सबसे बड़ा खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी अभी ओबीसी की बात सबसे ज्यादा कर रही है और उसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा देने की बात कर रही है, पिछड़ों के बीच में जा रही है। इसलिए निश्चित तौर पर पिछड़ों की राजनीति अगर वो कर रही है तो बसपा का जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो मौर्य समाज से आते हैं, तो वो बसपा का तो एक फिक्स वोट बैंक है, आप जानते हैं इस बात को। उत्तर प्रदेश में वो वोट बैंक तो बसपा को मिलता ही है, लेकिन पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट होने के कारण कुछ पिछड़ा वोट भी उसको मिलेगा। ये रणनीति बसपा के रणनीतिकारों की नहीं होगी। जहां तक मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो जानकारी अभी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी स्मृति ईरानी के सामने मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और ऐसा लग रहा है, जो सूचनाएं आ रही है, प्रियंका गांधी जी को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा और मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़ाया जा रहा है। रायबरेली से इस तरह की सूचनाएं आ रही है और ये हो सकता है आज रात तक ही फैसला हो जाए। अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ती है अमेठी से तो जरूर ये जो मुकाबला है बड़ा रोचक बन जाएगा, क्योंकि प्रियंका जी के लिए भी ये पहला चुनाव होगा और अमेठी में एक नया चेहरा गांधी परिवार का हमको देखने को मिलेगा। तो गांधी परिवार लेकिन प्रकाश जी, इसमें ऐसे में सवाल ये है कि जो कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे कराया उसमें राहुल गांधी को लगभग 65 या 67 के आसपास परसेंटेज मिला समर्थन का और प्रियंका गांधी केवल 29 या 30 के आसपास है। ये सर्वे से तो अपन जहां तक समझते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को, कि सर्वे तो एक दिखावे के लिए कराए जाते हैं और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टिकट तो जो है स्थानीय जरूरतों को देखते हुए दिया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को इसलिए भी टिकट नहीं दिया जाएगा कि कांग्रेस की दुविधा यह है कि मोदी जी तत्काल राहुल गांधी के चुनाव का फॉर्म भरते से ही ये प्रचार चालू कर देंगे कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि जो शहजादा है वो वायनाड से भी भागेगा, और वो एक नया जुमला चालू हो जाएगा। कांग्रेस उसका मुकाबला करने के लिए मुझे लगता है तैयार दिखती नहीं है। इसलिए प्रियंका गांधी को लड़ाने की संभावना सबसे ज्यादा है और मल्लिकार्जुन खड़गे को लड़ाकर एक दलित कार्ड, दलित चेहरा, दलितों के प्रति एक कमिटमेंट दिखाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी रायबरेली से कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि प्रकाश जी एक और सवाल, उसके बाद मैं अंकित जी आपके पास आ रहा हूं। अगर 2019 के पैटर्न को देखा जाए तो जब सपा और बसपा गठबंधन में थी तो उन्होंने राहुल गांधी को समर्थन दे दिया था और अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारा था। तो ऐसे में जो ओबीसी वोट था, ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। अब ऐसे जब बसपा समर्थन में, जब बसपा की तरफ से उम्मीदवार है तो क्या बीजेपी से वो वोट कटेगा?
देखिए, बसपा के वोट बैंक को समझिए आप। उत्तर प्रदेश में अभी तक जितने विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव हुए हैं, बसपा जो है वो उसका वोट जो शिफ्ट नहीं होता है, उसका वोट उसके साथ ही होता है। और वो अतिरिक्त वोट कितना ला पाती है, उसी पे बसपा की जीत हार हमेशा से तय करती है। भारतीय जनता पार्टी और बसपा का जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन ऐसा है कि बसपा से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है, वो अमेठी में स्मृति ईरानी का जो अपना काम है, काम करने का तरीका है, उन्होंने जो वहां पर स्थान बनाया है लोगों के मन में, वो तो अपनी जगह है ही। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के को भेजकर वहां पर एक संदेश साफ तौर पर दिया गया है कि जो यादव और घुसी समाज की बहुलता है अमेठी में, उसका भी लाभ लिया। और इसीलिए मोहन यादव जी लगातार पूरे दिन वहां रहे हैं और यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक वहां पर हैं ऑलरेडी अमेठी में, गोलीगंज में। तो ये पूरी की जा रही है कि घुसी समुदाय और यादव समुदाय के बीच में मोहन यादव जी को जो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाकर एक यादव समाज को सकारात्मक संदेश दिया है कि यादवों की चिंता हम भी करते हैं। और इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर एक कार्यकर्ता को हमने बता दिया है, यादव कार्यकर्ता को, कि यादव की हमको कितनी चिंता है। और इसीलिए अब यादव भी उनकी चिंता करें भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा कहा जा रहा है। मोहन जी लगातार मुझे लगता है कि अमेठी का दौरा करते रहेंगे, रायबरेली का दौरा करते रहेंगे, तो ये यादव फिर भी वहां पर रहेगा। बिल्कुल। अंकित जी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, कौन होगा अमेठी से? देखिए, मैं पहले तो एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी हमारे मित्र ने, संदीप दुबे जी ने कहा कि स्मृति ईरानी तो देवी है। क्या संदीप भाई, आप कुछ भी बोलते हो, क्या क्या बोलते हो, कभी राम बना देते हो नरेंद्र मोदी को, आप उन्हें देवी बना दिया। मैं कहना चाहता हूँ, क्या उस देवी को ये नहीं, देवी का काम क्या होता है? देवी का काम होता है लोगों की रक्षा करना। आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू है, हम भी देखते आ रहे बचपन से देवी सबका भला करती है। उस देवी को ये नजर नहीं आया कि जो दिल्ली में जो जिन्होंने विश्व में नाम किया, वो महिलाएं पिट रही थी, वो महिलाएं दिखाई नहीं दी देवी को। मणिपुर में जो औरतों का नरसंहार हो रहा था, वो आपको दिखाई नहीं दिया संदीप जी। अंकित जी अब मेरे सवाल पर आ जाइए। देवी बना दोगे अंकित जी अब मेरे सवाल पर आ जाइए। स्वरूप में नहीं देखते। ये तो ऐसा देश है सनातन संस्कृति का कि यहाँ माँ बहनें किसी के घर। संदीप जी एक एक करके बात करेंगे। संदीप जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। अंकित जी अब मेरे सवाल पर आ जाइए, अब मेरे सवाल पर आ जाइए। अमेठी से अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो भी हो, अगर चुनावी मैदान में होते हैं तो कितनी चुनौतियां सामने नजर आती हैं? देखिए, मैंने अभी आपसे पिछली डिबेट में भी ये कहा था कि कांग्रेस के लिए चुनौतियां खत्म हैं। चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप वेस्ट यूपी का चुनाव देख लीजिए, वेस्ट यूपी में उन्हें घुसने नहीं दिया, ठाकुरों ने नहीं घुसने दिया, गुजरों ने नहीं घुसने दिया। आप इतना विरोध है। इनके जो सांसद हैं, वो मुजफ्फरनगर के सांसद थे, वो जो गांव के प्रधानों को धमका रहे, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। ये काम ये कर रहे हैं हम लोग, इन्हें कोई पसंद नहीं। मैं अमेठी पर बात कर रहा हूं अंकित जी, मैं अमेठी पर बात कर रहा हूं। और देखिए, अमेठी पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्मृति ईरानी ने पकड़ मजबूत बनाई है, भले से वो आपका गढ़ था। और राहुल गांधी के वहां से गायब होना और 5 साल में केवल 2 बार जाना, तो ऐसे में जनता को कहीं ना कहीं तो ये लगा कि जो हमारा था वो दूर जा रहा है हमसे। देखिए, मैं आपसे खुले मन से ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी जीत अगर राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी वहां से लड़ते हैं, तो सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की जो होगी वो अमेठी से होगी। रवि प्रकाश मौर्य बीएसपी के तरफ से उम्मीदवार हैं, क्या लगता है कि किसका नुकसान होगा, बीजेपी या कांग्रेस? जो बीएसपी के उम्मीदवार जो आए हैं, वो तो बी टीम हो गई है इसकी बीजेपी की। जो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कहेंगे मायावती जी को वो टिकट वहां से होगा, तो वो आप छोड़ दीजिए, वो तो उनकी। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं ना कि वो फायदा किसको पहुंचाएंगे और नुकसान किसको पहुंचाएंगे? वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं मैदान में, कांग्रेस को नुकसान करने के लिए मैदान में आए। संदीप जी, रवि प्रकाश मौर्य अगर चुनावी मैदान में है तो ओबीसी वोट के कटने का कुछ संभावनाएं नजर आती है, कुछ आशंकाएं हैं इस पर? राणा जी, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है और कोई भी व्यक्ति हो उसको नकार नहीं सकते, और उसकी क्षमता होती है और क्षमता के अनुरूप राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी का चयन भी करते हैं। मैं तो साफ साफ कहता हूं, जिसने गरीबी नहीं देखी उसे गरीबों के दर्द का आभासी नहीं हो सकता। और आज देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने गरीबी देखी है, उसने विकास की जो व्यवस्थाएं हैं वो गांव में कैसे पहुंचे उसका चिंतन किया है। सांसद हो, सरकार हो और विधायक से तालमेल करके जो विकास की गति, तेज गति अमेठी में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। और फिर मैं कांग्रेस के साथ ही कहूंगा कि हम लोगों का नैतिक कर्तव्य अपने माँ बहन को देवी दुर्गा की तरह ही देखते हैं। और स्मृति ईरानी जिस हिसाब से वो अमेठी में जाके उन्होंने काम किया है,
वो दुर्गा के तरह ही हमारे लिए पूजनीय है और हम सदा उनकी पूजा करते रहेंगे। ये एक स्त्री होके एक लड़ने वाली लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसी भावना लेके अमेठी में जाके और वहां के लोगों को जगाया, वहां के लोगों में जो गरीबी थी, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक साधारण स्त्री नहीं कर सकती, ये असाधारण क्षमता है स्मृति जी में और ये क्षमता दिखाता है साफ साफ कि आज भी अमेठी उनसे प्यार करती है। जिस तरह से लोग आए, जिस तरह लोगों का प्यार उनको मिला, आज ये दिखाता है कि अमेठी स्मृति 2014 में राहुल गांधी स्मृति ईरानी के वोट में बड़ा अंतर था, लेकिन 2019 में भी जो वोट बैंक बढ़ा ये वो यही माना जा रहा है कि बसपा के उम्मीदवार ने उतारने की वजह से आपकी तरफ शिफ्ट हुआ था। लेकिन इस बार अगर बसपा का उम्मीदवार है तो क्या वो वोट वापस बसपा की तरफ आएगा या बीजेपी उसे संभाल कर रख पाएगी? राणा जी देखिए, 2014 में मुझे अमेठी जाने का मौका मिला था। उस समय एक मिथ था कि राहुल गांधी जी अमेठी से हार ही नहीं सकते। जब ऐसे मिथ हो किसी जगह और वो मिथ टूट गया, टूटने के बाद लोगों को लगा कि अब वो चयन कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष का चयन कर सकते हैं, उनको अपने मत का अधिकार भी है। उस अधिकार स्वरूप वो जो जातिगत बिंदुवार जो कांग्रेस जातियों के चक्रव्यूह में फंसा के हर समाज को बांटने की कोशिश करती है, आज वो बटा हुआ समाज नहीं है। आज एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है और सबकी स्मृति जी है और स्मृति जी की सभी लोग हैं। आज वहां पे ऐसा हो गया है कि अमेठी स्मृति जी की, मैं नमन करता हूं कि स्मृति जी की क्षमताओं को प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है प्रकाश जी, अगर देखा जाए जब से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ना शुरू किया 2004 से अमेठी से, तो सबसे पहले उनको लगभग 67% वोट मिला। उसके बाद 2009 में उनको और ज्यादा प्यार अमेठी की जनता ने दिया और वो परसेंटेज 72 तक पहुंचा दिया। उसके बाद से ग्राफ गिरा। 2009 के बाद 2014 में वही घटकर लगभग 47% रह जाता है और 2019 में वो परसेंटेज लगभग 42-43% रह जाता है। तो क्या कांग्रेस इस गिरते हुए ग्राफ को नहीं देख पा रही थी? अगर देख लेती तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। देखिए, आप देखिए अमेठी हमेशा से एक वीआईपी लोकसभा क्षेत्र रहा है और जिस देश भर में वीआईपी लोकसभा क्षेत्रों को देखें, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का हो या किसी कांग्रेस के बड़े नेता का भी हो या किसी भी दल के बड़े नेताओं का, वो अपने संसदीय क्षेत्र को बहुत अच्छे ढंग से पालते, वहां पर विकास कार्य कराते हैं, उसको सहेजते हैं। अमेठी एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र रहा है जिसमें डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ कुछ रेल कारखाने या केंद्र सरकार के कुछ कारखानों के अलावा वहां कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ। वहां सड़कें तक नहीं थी, सड़कें वहां पर बाद में बनी है। तो ऐसी स्थिति में जब पहली बार वहां पर एक प्रतिरोध राहुल गांधी जी को प्राप्त हुआ और लोगों को बताया गया, लोगों के बीच में डिबेट गई कि आपको मिला क्या है। आपने लगातार राहुल गांधी जी के भाई को, माँ को, दादा को वोट दिया है, लेकिन आपको क्या प्राप्त हुआ? आपके क्षेत्र का विकास कितना हुआ है? रोजगार आपको कितना प्राप्त हुआ है? एक प्रधानमंत्री का वीवीआईपी लोकसभा क्षेत्र होने का आपको क्या फायदा है? आज आप बनारस की स्थिति देख लीजिए और अमेठी की स्थिति देख लीजिए। तो ये बात वहां के लोगों को समझ में आई है और यही कारण रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए और भारतीय जनता पार्टी ने की जो वहां उत्तर प्रदेश में सरकार आई योगी जी की, उसने वहां काम भी किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लगा के बहुत सारे काम, ऐसे बड़े काम वहां हो गए। अमेठी में भी बड़े काम हो रहे हैं। स्मृति जी लगातार अमेठी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, लगातार आती है, जाती है। तो ये जो कमियां थी, ये सारी कमियां राहुल गांधी जी सिर्फ वहां से वो ऐसा समझते थे, कांग्रेस पार्टी समझती रही हमेशा की एक वोट बैंक है, हम जाएंगे, हमको वोट वहां से मिलेगा, हम चुनाव जीतेंगे और उसके बाद देश पे राज करेंगे। लेकिन उन्होंने वहां पर उसका प्रतिसाद अमेठी के लोगों को उस तरह से नहीं दिया जैसी अपेक्षा थी और उस अपेक्षा को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन वहां पर लगातार बढ़ता रहा। अभी जो अंकित जी ने कहा कि अगर चाहे प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में रहे या राहुल गांधी रहे, एक बड़े अंतर के साथ जीतेगा गांधी परिवार, अमेठी से कांग्रेस जीतेगी बड़े अंतर के साथ। इस कॉन्फिडेंस में कुछ दम नजर आता है? देखिए, जो हम वहां की जमीनी हकीकत देख रहे हैं, वहां पर प्रियंका गांधी अगर उम्मीदवार होती है तो निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी जी के लिए वो चुनौती के रूप में रहेंगी, क्योंकि प्रियंका जी की जो छवि वहां पर बनी भारतीय राजनीति में भी आई है, उनका पहला चुनाव होगा और उनको उनका जो बात करने का सलीका है, मुद्दों को उठाने का सलीका है, लोगों से कनेक्ट होने का तरीका है, उससे लोग प्रभावित हैं। और निश्चित तौर पर वो राहुल गांधी जी या रावण वाड्रा जी या किसी उम्मीदवार के मुकाबले एक ज्यादा मजबूत उम्मीदवार अमेठी के लिए होंगी, ऐसा मेरा मानना है।
बिल्कुल। साथ ही एक और सवाल ये कि 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो जितने भी कांग्रेस के मजबूत नेता थे अमेठी में, वो सब बीजेपी की तरफ चले गए हैं। तो क्या इसका नुकसान अब 2024 में भी झेलना पड़ेगा कांग्रेस को? बिल्कुल, देखिए ना, 5 सीटों में 2 समाजवादी पार्टी के पास है, 3 कांग्रेस पार्टी के पास है। सारे बड़े नेता हो, चाहे राज परिवार से संबंधित हो या जन नेता हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ऐसा सिर्फ मात्र अमेठी में ही नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। आज मध्य प्रदेश की घटना आपको जानकारी में आई गई होगी। इंदौर जैसे बड़े शहर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये जो स्थितियां है, इन स्थितियों को कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नीतिगत और निर्णयगत गलतियां हो रही हैं, जिसके कारण कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं हो रहा है, नेताओं को अपने आला कमान पर, अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं रह गया। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लोकतंत्र में भरोसा ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और राजनीतिक दल सिर्फ भरोसे के सहारे ही सब चुनाव लड़ते हैं। तो ये भरोसा जो कम होता जा रहा है कांग्रेस पार्टी का, इसको कांग्रेस पार्टी के आला कमान में चिंता करना चाहिए। ठीक है अंकित जी, समीकरणों के आधार पर ये तो सिर्फ कह देना कि कॉन्फिडेंस रख लेना कि चुनाव बड़े अंतर से जीतेंगे, चुनौतियां तो हैं, लेकिन इनसे पार पाने के लिए कांग्रेस के पास रणनीति क्या? देखिए, जो राहुल गांधी जी की 5 गारंटी हैं, वो योजना लोगों के दिल तक जा रही है, युवाओं के दिल तक जा रही है, घर घर तक जा रही है। इन्होंने कहा था पिछले वो 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। राहुल गांधी अंकित जी समय कम है, लेकिन मैं टोक रहा हूं, 15 लाख देने की बात नहीं की गई थी। ये एडिटेड वीडियो था, इसका पूरा वीडियो आप देख लेना। 2 करोड़ रोजगार वाली बात ठीक है, उसके आगे से कंटिन्यू कीजिए। महंगाई कम की बात की थी। हाँ, मैं कहता हूं ना, उसके आगे का कंटिन्यू कीजिए जी। 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, महंगाई कम की बात की थी, बेरोजगारी बिल्कुल बहुत बढ़ा दी है। 50,000 पेपर लीक होते हैं यूपी जैसे उसमें, तो लोग डिमांड कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ठीक है, पिछले 2-3 साल में ऐसे चमक पर आए हैं। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अमेठी का जो समीकरण कहता है, लगभग 17 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 34% ओबीसी हैं, उसके बाद लगभग 20% मुस्लिम है, 8% ठाकुर हैं। यानी कि ये पूरा समीकरण जो कहता है, उसके आधार पर 2014 और 19 के अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो ओबीसी वोट सिर्फ बसपा के पास रहता है और बसपा से के पास नहीं होता है, तो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है। इस बार बसपा का उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है, तो क्या कटकर फिर से बसपा के पास आएगा और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, यह भी देखना होगा। और कांग्रेस से उम्मीदवार कौन होगा, यह भी देखना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।